ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति पर आप देखेंगे कि 34 वर्षों से लगातार लोग मांग कर रहे थे, जहां आए दिन नए नए गजट आ जाते हैं, आए दिन नई नई चीज़ें हो जाती हैं, और हम 34 वर्षों से उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। और जो सबसे अहम है, जिस शिक्षा के लिए हर कोई परेशान है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं, उसी शिक्षा को नया रूप देने में 34 वर्ष लग गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब शिक्षा नीति भी आई है। तो उसी पर आज हमारी जो चर्चा हो रही है, वो खास चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और मैं सुशील कुमार जी, एक बात सबसे अहम है कि जिस शिक्षा पर शुरू से ही एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा एक सवालिया निशान ये रहा है कि एक शब्द जुड़ा शिक्षा के साथ में, शिक्षा माफिया का। और उस शिक्षा माफिया शब्द ने हर किसी को परेशान करके रखा, और वो बड़ा भारी भरकम शब्द है माफिया शब्द। हर जगह जुड़ता था, लेकिन फिर धीरे से आकर वो शिक्षा में भी जुड़ गया। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, आपको लगता है कि वो जो माफिया शब्द है, अब वो इस शिक्षा से दूर चला जाएगा और शिक्षा केवल शिक्षा रह जाएगी? जी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बहुत बड़ी अहम बात है, उसको लेकर भी लगातार वाद विवाद होते रहे हैं। और प्रोफेसर मिन्नती जो है मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तो उन्हें पता है इस माफिया शब्द की पीड़ा सब लोगों को बहुत रही है। जी सुशील कुमार जी। देखिए इसमें दो बातें हो गई। शिक्षा में बड़ा बदलाव, उन्नति और विकास, रोजगार और स्किल और पूर्वज चली आ रही संरचना और प्रक्रिया को उत्थान देने के लिए एक नया कदम है। लेकिन जहाँ तक सवाल इसके साथ माफिया का संधि विच्छेद न किया जाए, शिक्षा माफिया अगर जोड़ दिया जाए जो आपने कहा, तो अभी इसमें हम ये डाउट में हैं, या मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ कि माफिया को आप इसमें से कैसे अलग करेंगे। नंबर वन, कि जो शिक्षा सिस्टम है हमारा, सिस्टम पर हम इस नई शिक्षा से चोट कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा उन्नति की ओर जाए, स्किल हो, एटीट्यूड बढ़े लोगों का, और रोजगार में वो दखल हो उनका। लेकिन माफिया जो है कहाँ नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि 993 विश्वविद्यालय हैं, उसमें 600 करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 600 करीब होंगी। हाँ, उसमें जाके देखिए, हमारे यहाँ जब बोर्ड के पेपर एग्ज़ाम 10वीं 12वीं के होते हैं, वहाँ जाके देखिए, हमें लगता है कि सर ये जो है एजुकेशन सिस्टम एक प्रोफेशनलिज्म कट का है। इसमें स्टेट्स को, इस एजुकेशन सिस्टम के एग्जीक्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को जो माफियागिरी है, उसको लेकर के सख्त कानून, सख्त नियम, सख्त सुपरविजन और सख्त नियंत्रण को अगर जब तक नहीं लागू करेंगे, माफिया कहीं से भी एंट्री कर जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि जिस तरह इसमें स्वतंत्रता है शिक्षा को लेकर, वो किसी भी माता पिता, गार्जियंस, बच्चों के लिए बड़ा सुखकारी है, और शिक्षा एक सरल पद्धति के साथ, बड़ी समझ के साथ आएगी। मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन ये बात अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये माफिया से ये कैसे बचेगी। माफिया से बचने का अभी हो सकता है आगे कोई एंगल निकले इसमें, बट इसमें राज्य सरकारें और राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून के साथ सबलता दिखाएगी तो इससे भी बचा जा सकता है। लेकिन अभी संभावना तो यही है कि हर जगह माफिया पहुंच जाते हैं। उस रिसाव की तरह की बारिश हुआ कि कहीं पे सीलन आ जाता है, वैसे जहां शिक्षा है, जहां लेन देन है, जहां इस तरीके की चीजें हैं, पास कराना में ये करना वो, आप सर देखिए इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप देखे होंगे, बाद में जब चेकिंग होता, चाहे वो स्कॉलरशिप में गड़बड़ी किए हो, चाहे वो फर्जी मार्कशीट दे रहे हो, चाहे वो नकल करा रहे हो, चाहे कॉपी कहीं और लिखवा रहे हैं, ये सब चीज को रोकने के लिए एक अलग से कानून मेरे को लगता है सीआरपीसी, आईपीसी में अलग से लाना पड़ेगा। राज्य सरकारों को अलग से इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और इस पर कठोर थोड़ी कार्रवाई का भी प्रारूप हो। जी बिल्कुल। सुशील कुमार जी, एक और अहम सवाल आपसे, क्योंकि और भी मेहमान है। एक खास बात यह कि इस शिक्षा नीति में सबसे जो खास बिंदु है, आपको क्या लगता है
उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, जो पूरी शिक्षा नीति की रीढ़ है? जी सुशील कुमार जी। जी देखिए, हमको सबसे देखिए सर, शिक्षा हम किसको देना चाहते हैं? बच्चों को देना चाहते हैं, और बच्चों के मुताबिक अगर शिक्षा व्यवस्था है तो ये शिक्षा का बैकबोन है। ये देखिए, हम अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप फुटबॉल खिलाएंगे तो ना हम क्रिकेट के लायक रह जाएंगे ना फुटबॉल। इसमें यह मौका है कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे लिए क्रिकेट ही है, ये इसका बैकबोन है। यानी कि बच्चों की पसंद की शिक्षा व्यवस्था है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के मन मुताबिक दी जाने वाली शिक्षा, और शायद अब कुछ और बदलाव आए कि जिस बात की हम बात करते हैं कि स्किल इंडिया जो है वो, उसकी एक, हम ये कहेंगे कि ये एक आधारशिला रखी जा रही हो और भविष्य बहुत उज्जवल हो। मैं पवन श्रीवास्तव जी, एक और सबसे अहम बात आती है कि जिस तरह शिक्षा जो है ना वो महंगी बहुत होती जा रही है। आप भी देखेंगे लगातार शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी जो है वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप कैसे देखते हैं कि जो एक मध्यम वर्गीय या जो गरीब बच्चे हैं उनको इस शिक्षा नीति में कहाँ खड़ा आप देखते हैं? क्योंकि फिर वही बात है, जैसे सुशील कुमार जी ने भी बोला कि महंगाई, और शिक्षा में भी महंगी शिक्षा, तो वो शिक्षा क्या रही जो आम, जो जनमानस है, जो आम मैं कहूँगा पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसके बच्चों की पहुँच तक पहुँच ना पाए। तो ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें आप इस महंगाई और महंगी होती शिक्षा को कहाँ देखते हैं? और बहुत अहम बात यही है कि आज जो मध्यम वर्गीय लोग रह रहे हैं, अगर आप देखें तो वो आपको भी पता है कि लखनऊ, नोएडा, दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद या बेंगलोर स्कूलों की क्या हालत है, और फीस को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लगातार। और मतलब आप देखें कि जब से कोरोना जैसी महामारी आई तब से लेके तो इतने सवाल आए हैं कि उनको मैं कहूँगा कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है। जी गोस्वामी जी, पवन श्रीवास्तव जी। हाँ जी, गोस्वामी जी, हम शिक्षा नीति पे अभी चर्चा हो रही है हम लोगों की। इसी सब्जेक्ट में बीच में अभी हमारे भाई साहब बीच में बात कर रहे थे, सुशील कुमार जी, और हम लोग की चर्चा हो रही थी शिक्षा नीति पे। उसी पे हम बोलना चाहेंगे। पिछले 2 से 3 बरस में जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग की जर्नलिज्म है, जो हम लोग की पत्रकारिता है, उस एंगल से हम देख रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो जो स्कूल का सेंटर होता था, यानी कि बोर्ड का जो एग्जाम होता था 10th और 12th का, उसको बनवाने के लिए लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करते थे सर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोग बोर्ड का परीक्षा केंद्र ही नहीं बनवाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या था? ऐसा कुछ कारण तो होगा। इसमें हमने देखा, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं और उनके द्वारा तमाम, मतलब दिन भर में 15-15, 20-20 कॉलेज का निरीक्षण करना, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किए, तमाम प्रकार से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया। यानी कि यहाँ पे लखनऊ में एक कैंपस तैयार किया जहां से उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। मतलब नकल की कहीं कोई चांस नहीं है। तो ये सब बहुत अच्छा था, ये तकनीक पे काम हुआ। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 सालों से देख रहे हैं शिक्षा नीति पे बहुत बढ़िया काम हो रही है। लेकिन जो ये इधर अभी जो लागू हुआ है शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा, ये उसी के लिए एक बहुत अच्छा, ये मिष्ठान समझ लीजिए, शहद समझ लीजिए कि एक गुड़ मिल गया है उनके पास, जो इनको और आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। लेकिन इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जैसे आज काम कर रही है, ऐसे ही अन्य राज्य को भी ध्यान देना होगा, शिक्षा नीति पे काम करना होगा। और इसमें सबसे माइनस पॉइंट अभी यह है कि तमाम प्रकार के फर्जी अध्यापक, अभी आपने देखा होगा एक एक नाम पे 4-4 जगह पे जॉब कर रही थी, एक एक नाम पे, ध्यान दीजिएगा। उस पे जांच चल रही है, एसआईटी की बहुत सारी जांचें चल रही हैं। एक एक जिले में 80-80 अध्यापक
उसमें नौकरी कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज पे कर रहे हैं। तो ये आज से तो नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से हो गया। अभी आपने ही बताया 30 साल के बाद शिक्षा नीति पे चर्चा हो रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन एक सफल चीज ये भी है कि हाँ, वो सरकार आई है, वो जो समाज के लिए, देश के भविष्य के लिए सोच रही है। देश का भविष्य केवल शिक्षा है और हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उन पे चर्चा कर रही है। तो ये बहुत ही ऊर्जावान और बहुत अच्छी चीजें हैं। नो डाउट हम लोग प्राउड करते हैं कि ऐसे हम मतलब राजनीति की बात नहीं करें, अगर थोड़ा सा लोग भावुक हो जाते हैं, और भावुक होना पड़ता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सर कि कहीं कोई नहीं सुनने वाला था। एजुकेशन के मामले में भी महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन सरकार को इस पे भी ध्यान देना होगा। और फीस पे अपनी एक, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लागू किया है, कितनी फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं लिया जा सकता है। इस पे कठोर नियम बनाने होंगे, उसको लागू कराना होगा। लागू कराने में बहुत सारे ये जो बहुत सारे अभी जिक्र किया भाई साहब सुशील जी ने, बहुत सारे फर्जी लोगों की बात किया। वो बहुत सारे फर्जी लोग आएंगे साम दाम दंड भेद लेकर के, लेकिन उनको खत्म करना होगा। जब तक वो नहीं खत्म होंगे तब तक उनको जेल जाना होगा। जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक वो शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू है। 3 साल से ये लागू है। मतलब कहने का तात्पर्य शिक्षा बिल्कुल साफ दिख रही है। शिक्षा में कहीं कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमें अपने डिप्टी सीएम पे भी गर्व है और शिक्षा नीति पे भी गर्व है सर। गोस्वामी जी बिल्कुल, शिक्षा नीति बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा पवन भाई महंगी होती शिक्षा तो जरूर है, और इसको हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते। हमारे साथ प्रभात कुमार उपाध्याय भी हैं जो अध्यापक हैं। प्रभात कुमार जी, वर्तमान शिक्षा नीति में जिस तरह छात्रों के कौशल को लेकर बात की गई है, कैसे देखते हैं आप? आप अध्यापक हैं, दिल्ली में हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर छात्रों को तकनीकी शिक्षा, उनके मन मुताबिक शिक्षा और उनके जो कौशल विकास की जो बात की गई है, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप नई शिक्षा नीति के बारे में? जी धन्यवाद। नई शिक्षा नीति से बहुत ही प्रसन्नता है कि ये जो पुरानी जो हमारी बहुत पहले से जो शिक्षा नीति थी, इसको कम से कम सुधार किया गया, जिसमें बहुत ही विकृतियां थी। और आज जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, जिससे बच्चों का आने वाला भविष्य उनके मन मुताबिक आगे वो विकास करेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि इस शिक्षा नीति में जो अपने मातृभाषा का जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया गया है, इसको लेकर हम बहुत ही खुश हैं कि ये सब चीजें शामिल किया जा रहा है। कभी भी शिक्षा तभी आदमी सही से पढ़ा सकता है और उसका फायदा उठा सकता है जब उसको अपनी मातृभाषा में शुरू से थोड़ा सा पुष्पित और पल्लवित होने का मौका मिलता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में शुरू से ही इसके पक्षधर थी, और इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया था और कर भी रही है गवर्नमेंट आज भी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा अपना फोकस किया, और इससे बच्चों का भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल होगा। बच्चों का भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा और सभी लोग इस शिक्षा नीति का स्वागत कर रहे हैं। अपने आप में बड़ी खास बात है, क्योंकि इतना समय हो गया था बदलाव के लिए इंतजार करते करते कि अब जाके जब वो आई है तो लोगों को लगा कि चलिए बदलाव हुआ, और इतने अच्छे बदलाव हुए हैं कि वास्तव में इन बदलावों की जरूरत थी। अगर मैं प्रोफेसर साहब आपसे बात करूं, प्रोफेसर मिन्नती जी, पारंपरिक कला कारीगरी और हस्तशिल्प को इससे जोड़ने की बात की गई है और इसे बढ़ावा देने की बात हुई है, इस शिक्षा नीति में कितना खास है? आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में शिक्षा में इसकी कितनी बड़ी कमी थी अभी तक? जी, इसमें जैसे हम जो क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं कि इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो इसमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो समाज है वो स्किल को लेकर कितना सेंसिटिव है।
क्योंकि स्किल मतलब क्या है ये भी तो सोचना होगा ना। जैसे इसमें जो 6 स्टैंडर्ड से स्किल की बात हो रही है, वो स्किल कारपेंट्री हो सकती है, वो स्किल प्लम्बिंग हो सकती है, वो स्किल इलेक्ट्रिशियन की हो सकती है, वो स्किल वीडियो एडिटिंग की हो सकती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर वो स्किल डेवलपमेंट हो जाता है और क्लास 6 के बच्चे में या क्लास 8 में उसमें बहुत वो ढूंढने को मिल जाता है कि ओके दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, अगर हम देख पाते हैं तो उसके बाद के लिए क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? जैसा कि हमने देखा है, मैं यूरोप में भी पढ़ी हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि एक कारपेंटर है या फिर एक प्लम्बर है या फिर एक इलेक्ट्रिशियन है, उसकी उतनी ही इज्जत है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो वो क्या हमारा समाज इसके लिए भी तैयार है? हम बार बार कौशल विकास की बात करते हैं, बार बार। तो यहाँ पे आता है कि क्या हम उस नज़र पे दे पाएंगे या फिर पेरेंट्स तैयार हैं इसके लिए कि अगर क्लास 6 में अगर किसी बच्चे का उस तरीके से रुझान आ जाए, उसे इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा लगने लगे या फिर कारपेंटरी अच्छी लगे या फिर प्लम्बर का काम अच्छा लगता है, तो क्या उसके लिए पेरेंट्स तैयार हैं? क्या उसके लिए हमारा समाज तैयार है कि उस तरीके से इज्जत दे पाए जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है? तो कई बातें यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि हम एक तरफ मतलब हम लोग बहुत हिपोक्रिट्स हैं, कुछ तरीकों में हम उनकी सभ्यता की नकल करते हैं, उनके कपड़ों की नकल करते हैं, उनके फिल्म, उनके गानों, सब चीज़ की, लेकिन उनकी जो एक लाइफ स्टाइल है वहाँ पे जाकर हम चुप हो जाते हैं। हमारे पास पैसे आते हैं तो हम तुरंत एक महंगी कार खरीदने की सोचते हैं, लेकिन वही कार जब ख़राब हो जाती है तो हमें तो पहिया भी बदलना नहीं आता है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल जो गैप है, इस पे भी सोचना होगा कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोज स्किल्स, क्योंकि 6th में अगर आता है तो इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। और जहाँ तक ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, उसके लिए फिर क्या हमारे पास उतने ज़्यादा ट्रेनिंग पॉसिबल है? किस तरीके से टीचर्स को या फिर इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है? और जहाँ तक ये माफिया की बात है, मैं तब से सुन रही थी, तो माफिया को पनिश करना ठीक है, मैं कुछ हद तक मानती हूँ कि थोड़ी सी पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में अगर क्वालिटी एजुकेशन शुरू हो जाए और स्कूलों की संख्या बढ़ जाए, तो फिर क्यों हमारे पेरेंट्स हैं वो भेजेंगे? तो कहीं ना कहीं हम में तो कमी है ना, तो उस कमी पे भी देखना होगा कि उस गैप को कैसे ब्रिज करें हम, किस तरीके से हम अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, अच्छी ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकें। उसके अंदर सबसे बड़ी तो हमारी है, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, हम धरने प्रदर्शन करेंगे फीस को लेकर, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा लीजिए और वो इतना बड़ा जो फीस का स्ट्रक्चर है उसका आधा आप इस स्कूल में दे दीजिए, तो उसे कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टीचर उससे अच्छे भी हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे अरे वो व्यवस्था उस सरकारी स्कूल की अपने आप अच्छी हो जाएगी अगर आप उतनी फीस वहाँ दे रहे हैं और 100 पेरेंट्स मिलकर कहें कि नहीं हम ये फीस इस सरकारी स्कूल में ही देंगे, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमें चाहिए, तो अपने आप हो जाएगी, उसे कोई नहीं कहेगा। धरना प्रदर्शन सब करेंगे, मांग सब करेंगे, ये बात हमेशा होती रही। और मैं हर बार बोलता हूं कि इसमें गलती सरकारों की नहीं है, ये गलती हमारी अपनी है, उसमें मैं खुद भी हूं और आप भी हैं, सभी लोग हैं। क्योंकि जब हम खुद ही नहीं चाहते कि अगर आप एक एसोसिएशन बना रहे हैं और बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि इस स्कूल ने इतनी बड़ी फीस ले रखी है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ठीक है हम सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लेके जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे साथ सुशील कुमार जी, क्योंकि समय कम है, बहुत अहम बात, एक अंतिम में आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, निचोड़ भी आप ही से लूँगा कि जब अभी तक की जो शिक्षा नीतियाँ थी आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, जितनी जानकारी बच्चों को उसे दी जानी चाहिए थी उसमें हमेशा कमी दिखी है। तो नई शिक्षा नीति में ये कितना अहम है कि इस तरीके की शिक्षा भी वास्तव में जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी जो इतिहास है, हमारी परंपरा है उससे जोड़ता है। आखिर हम जब उसी से दूर हो जाएंगे
तो कैसे हम अपने बच्चों को कहेंगे कि ऐसा होता था? फिर तो यही हो जाएगा कि ऐसा था, ये फिल्म में है, ऐसा देख लीजिए। जी सुशील कुमार जी। देखिए, बड़ा सही आपने सवाल किया। हम जब कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, जब व्यक्ति अपनी भाषा में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ, अपने सुनने सुनाने वाले क्रियाओं गाथाओं के साथ उसका भरण पोषण ज्ञान का होता है, तो ये बड़ी दूर तक बड़ी मारक क्षमता रखती है इसमें। ये लोग भूल गए कि वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, फाइन, व्हाट एवर। लोगों ने एक जो हमारा भाषा के साथ शिक्षा का नाता है, ये संस्कृति का एक हिस्सा है। विवेकानंद जी से जाके पूछिए कि भाषा क्या होती है, बाल गंगाधर तिलक से पूछिए कि भाषा क्या है, या गांधी जी से पूछिए भाषा क्या है। जिसको अपने भाषा का संज्ञान है, ज्ञान है, बोध है, वो अपनी शिक्षा को अपना राह बना देता है। हम कहते हैं कि शिक्षा ऐसी बनाओ जो रास्ते में मंजिल उगा दे, और वो मंजिल तब उगती है जब अपनी भाषा के साथ हम होते हैं। तो हर विद्यार्थी स्किल तब पाएगा। इसीलिए मैं त्रिभाषा का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, जिसमें मातृभाषा वगैरह ये संस्कृति का ही हिस्सा है। तब उसे अपने रास्ते में मंजिल उगाने की कला आ जाएगी, जिसको हम स्किल इंडिया कहना चाह रहे हैं, जिसको हम स्किलफुल कहना चाह रहे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, चाहे 1968 में आप देख लीजिएगा जो कमेटी आई, उसमें भी ये 3 भाषाएं, ये क्षेत्रीय मातृभाषा है। 1986 के एजुकेशन सिस्टम में भी रहा है, 92 में संशोधन में भी बना रहा, 2005 में भी बना रहा, अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बना रहा। क्योंकि हमारे जो शिक्षाविदों ने जो परामर्श दिया है, इसमें ये जानते थे कि शिक्षा मातृभाषा के साथ, संस्कृति के साथ बहुत बड़ा जंगल बनाती है, बहुत तेजी से फलती फूलती है। यही कारण है। इसलिए आपने जो क्वेश्चन किया बहुत सही है। शिक्षा और संस्कृति वैसे है जैसे चोली दामन का साथ होता है। मुझे लगता है इस शिक्षा व्यवस्था ने उस संस्कृति के हिस्से को भी समेटा है, और विद्यार्थियों के मन माफिक और मन स्थिति को भी समझा है, और शिक्षकों की और राज्य सरकारों की और राजनीतिक इच्छा शक्तियों की अगर तिकड़ी यहाँ भी बन जाए तो ये बहुत बड़ा मिसाइल का काम कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मिसाइल का काम करेगी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती समय हमें दिया। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के विषय में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। सारा आलम सो जाए तुम मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ